हेलो एवरीवन। 71th बीपीएससी कर रहे हैं हम। टॉपिक है बायोलॉजी का पादप जनन और टोटल 10 पेज और बच गए हैं हमारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें से फॉल्स फ्रूट है, कौन सा सच्चा फल नहीं है, फॉल्स फ्रूट की बात कर रहा है। तो फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं? जिसके निर्माण में ओवरी मतलब अंडाशय, अंडाशय के अलावा ओवरी के अलावा फूल के अन्य भी शामिल होते हैं, पौधे के अन्य पार्ट भी शामिल होते हैं जिसके निर्माण में, तो ऐसे फल को सच्चा फल नहीं कहा जाता, फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। तो एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दे रखा है एप्पल और स्ट्रॉबेरी और नाशपाती। तो इसमें किसका एक आंसर होगा? सेब। नेक्स्ट, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च, साइप्रस आदि क्या है? मशहूर लकड़ी उत्पादक हैं। क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि ये सभी क्या कहलाते हैं, और ये सभी भारत में पहाड़ी इलाके में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? वो पौधे जिनके बीज ढके हुए नहीं होते उन्हें कहते हैं अनावृत बीजी पौधे। और इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जिम्नोस्पर्म। और जिम्नो से समझ में आ रहा है ना, जिम्नो से समझ में आ रहा है। ये ग्रीक वर्ड किससे मिलकर बना हुआ है? जिम का मतलब नग्न होता है, तो नग्न पौधे मतलब इनके बीज जो है इन पौधों के ऐसे ही दिखते हैं, वो ढके हुए नहीं होते फूलों से, तो इसे बोलते हैं जिम्नोस्पर्म पौधे। और इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये एग्जाम्पल्स हैं जिम्नोस्पर्म पौधे के, ठीक है। इनके बीज जो है ये ढके हुए नहीं होते, और इनके बीज देखिए आप, ये कितना बड़ा दिख रहा है इनके बीज। नेक्स्ट, फूल का डैश भाग फल बनता है। कौन सा भाग फल बनता है फूल का? देखते हैं एक बार। तो प्लांट्स के पार्ट याद करते हैं हम। प्लांट्स में स्त्री केसर और पुंकेसर, इनके पार्ट्स याद रखते हैं हम इजीली तरीके से। स्त्री केसर को क्या बोलते हैं? पिस्तिल इंग्लिश में। और पिस्तिल मत पढ़ना आप, इसे पतली पढ़ना इंग्लिश में। पिस्तिल पतली कुछ ऐसा सेंस आ रहा है ना, तो इंग्लिश में आपको ये याद हो जाएगा कि ये पिस्तिल मतलब पतली, ये स्त्री की बात हो रही है। और पुंकेसर में ये मैन आता है, स्टेमैन, तो ये तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, इसमें ऑलरेडी मैन आ रहा है, ठीक है। अब इनके पार्ट याद करते हैं। कैसे इनके पार्ट है याद करोगे आप? कि SSO माँ का पार्ट है। SSO किसका पार्ट है? माँ का। और फादर तो मेल होते ही हैं, है ना, फादर तो मेल होते ही हैं। SSO माँ का पार्ट है। अब इसमें SS क्या है? S है स्टिग्मा, स्टाइलो और ओवरी। SSO, O से ओवरी, S से स्टिग्मा और S से स्टाइलो। तो ये किसके पार्ट हो जाएंगे? ये जो है स्त्री के पार्ट हो जाएंगे, और S से स्त्री आ रहा है, ठीक है, तो ये स्त्री के पार्ट हो जाएंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका। और ओवरी को तो जानते ही हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडाशय। आपको ऐसे याद हो जाएगा कि पतली जो है वो स्त्री का पार्ट है, और क्या है? SSO माँ का पार्ट है। SSO स्टिग्मा और स्टाइल में रहती भी है, स्त्री है स्टाइल में रहती भी है, और ये क्या है? ओवरी। तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये स्त्री केसर हो गए। और पुंकेसर में क्या क्या है? फादर इज ए मेल, फादर तो मेल होते ही है, ये सब जानते हैं। तो फादर, F से क्या हो गया? फिलामेंट। F से क्या हो गया? फिलामेंट, जिसे डंडी भी बोलते हैं हिंदी में। और ये क्या निकल के आ रहा है? एथर कुछ निकल के आ रहा है ना। तो एंथर क्या होता है? एंथर जो होता है ये परागकोश, जिसे हिंदी में बोलते हैं, ये भी पुरुष का पार्ट होता है। और एंथर क्या होता है? तो ये परागकोश जो है इसमें क्या होता है? मेल गैमेट्स, इसमें मेल गैमेट्स होता है। और ओवरी में, अंडाशय में क्या होता है? फीमेल गैमेट्स, इसमें फीमेल गैमेट्स होता है। तो इसमें फीमेल गैमेट्स होता है। तो फल और बीज के लिए क्या जिम्मेदार है? ओवरी। तो क्वेश्चन अभी फिलहाल तो ये है क्वेश्चन, लेकिन ये पूरा कर लीजिएगा और आसान तरीके से है, हो जाएगा, 1-2 बार आप देखेंगे इसको, हो जाएगा। तो हमने कैसे याद किया? ये इधर ये स्त्री केसर के पार्ट दिखा रखे हैं और इधर पुंकेसर के पार्ट दिखा रखे हैं। तो स्त्री केसर के पार्ट हमने कैसे याद किया? SSO याद किया ना। और ये पिस्तिल, मैंने कहा था कि इंग्लिश में सीधे पतली बोलना, पिस्तिल मत बोलना।
तो ये स्त्री केसर के भाग थे स्टिग्मा, स्टाइलो, ओवरी या फिर वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, और ये जो ओवरी है ये फ्रूट के लिए जिम्मेदार है। और इधर हमने क्या याद किया, मैन के पार्ट, मैन से फादर याद किया था हमने, ये फिलामेंट और एंथर, फादर सीधे आ रहा है इसमें। और इसके अलावा कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि पत्ती, जो पत्ती जैसा जो निकला हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, पीटल पत्ती, मतलब पीटल से पत्ती जो होती है। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ पार्ट, पीटल्स होते हैं। और इसके अलावा जो ये सेपल है, ये सेपल है, तो ये आपको ये जो 3D वीडियो दिख रहा है उसमें बता रखे कि कौन सा स्त्री केसर और पुंकेसर होते हैं। ठीक है, थैंक यू। आर्थिक महत्व, क्वेश्चन है कि लौंग किससे प्राप्त होता है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो लौंग प्राप्त होता है हमें फूल की कली से। ठीक है, डायग्राम में देख रहे हैं आप, फूल की कली से लौंग मिल रहा है हमें। हमें लौंग का वैज्ञानिक नाम याद रखना है। और याद करने का तरीका क्या है, लौंग से क्या निकल के आ रहा है, लोग, लौंग से लोग निकल के आ रहा है। तो कई लोग है ना शाई होते हैं, और या फिर ऐसे याद करो कि जो मेरी जीजी है ना, जीजी, जीजी बहन को बोलते हैं, जीजी शाई है लोगों के आगे, लोगों के आगे मेरी जीजी जो है बहन वो शाई करने लगती है। और मित्रों के साथ ठीक रहती है। तो क्यों बताया मैंने, जो आप लौंग जो है याद रखेंगे कि लौंग का वैज्ञानिक नाम साइजेजियम एरोमेटिकम होता है। ठीक है, तो साई इनफ है कि मेरी जीजी जो है, जीजियम, ये जीजियम देख रहे हैं, मेरी जीजी जो है वो लोगों के आगे क्या है, थोड़ी शाई है। तो ये लौंग का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और मित्रों के साथ ठीक है, तो मित्रों क्या है, किस फैमिली के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या है अब आगे पूछेगा, वही चीज़ बार बार नहीं पूछेगा। लौंग जो है किससे मिलता है, सेम लौंग कली से मिलता है, इसलिए उसको याद कर लेना कि लौंग का वैज्ञानिक नाम क्या है। और ये क्या है, करकुमा लौंगा, करकुमा लौंगा, तो ये किसी मसाले का वैज्ञानिक नाम है। करकुमा से है ना कि कोई तोतला बच्चा, मतलब छोटा बच्चा है और वो बोला है कुरकुरे लूँगा, और किसका कुरकुरे लूँगा, बोल रहा है हल्दीराम का कुरकुरे लूँगा। कुरकुरे को करकुमा बोल रहा है वो, करकुमा लूँगा हल्दीराम का, तो किसका है, करकुमा लूँगा हल्दीराम का, हल्दी का ये वैज्ञानिक नाम है। और बाकी का भी वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं। करकुमा लूँगा हमने पढ़ा किसका है, हल्दी का। जीरा का क्यूमिन, तो इसका इजी है, क्यूमिन से क्यूमिन ही आएगा नाम में। क्लोव का हमने ऊपर देखा कि लौंग, लौंग जो है, जीजी जो है वो क्या है, साई है, मेरी जीजी साई है लोगों के आगे, तो साइजीजियम। और धनिया का मतलब कोरिएंडर, कोरिएंडर का कोरिएंडर नाम ही आएगा। तो ये कुछ नाम थे। इल्यूलिन प्राप्त होता है, तो इल्यूलिन किससे प्राप्त होता है, ये डहेलिया की जड़ों से। और डायबिटीज़ के पेशेंट को हेल्प करता है उनकी बीमारी में, मधुमेह की बीमारी में, डायबिटीज़ की बीमारी में। क्या है ये, पॉलीसैकेराइड है, जो कि किससे प्राप्त होते हैं, डहेलिया की जड़ से प्राप्त होता है, और मधुमेह के पेशेंट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मलेरिया से कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है, पेड़ की छाल से, तो ये छाल से, ये एनसीईआरटी का डिटो लाइन है, और ये 17 पीपीएससी में आया हुआ है। एस्प्रिन कहाँ से मिलता है, एस्प्रिन भी पेट से मिलता है। और हमें एस्प्रिन में ये याद रखना है, एक एस्प्रिन हो गया, और हम मेडिसिन वो लेते हैं ना पैरासीटामोल, एस्प्रिन और पैरासीटामोल ये क्या है, बुखार की दवाई है। पैरासीटामोल भी याद रखेंगे, ठीक है, बुखार की दवाई है दोनों। और क्या है, ये एंटीपायरेटिक है, एंटीपायरेटिक है ये। और एंटीपायरेटिक किसको बोलते हैं, जो बुखार में यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा कि इसमें से एंटीबायोटिक कौन सी है। एस्प्रिन, पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक है, पेड़ से प्राप्त होता है हमें। और उस पेड़ का नाम क्या है, विलो, विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। हल्दी किससे प्राप्त होता है, पौधे के किस भाग से, तो तने से प्राप्त होता है। ठीक है, स्टेम से। 17 पीपीएससी में आया हुआ है, तो स्टेम दिया हुआ नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये क्वेश्चन है ना, एस्प्रिन, तो एस्प्रिन अभी बताया ना, एस्प्रिन क्या है, एंटीपायरेटिक, बुखार की दवा है। और कहाँ से प्राप्त होता है एस्प्रिन, विलो नामक पेड़ की छाल से, विलो नामक पेड़ की छाल से। सबसे लंबा जीवित वृक्ष, वृक्ष के बारे में बात हो रही है।
तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या है? रेडवुड। और इसका वैज्ञानिक नाम कैसे याद रखोगे आप? रेड, सेक के तो रेड कर दिया उसको, उसको इतना सेका कि सेक के रेड कर दिया, तो ऐसे याद रखेंगे आप इसका वैज्ञानिक नाम रेडवुड सिकोवा। ठीक है, सेक के रेड कर दिया। क्या है ये? सबसे लंबा वृक्ष। इसमें पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा है जिसके वैज्ञानिक नाम दिए हुए हैं? द्विपद विज्ञान संबंधी नाम, इसमें से क्या है? तो ये मेढक का नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है इन्होंने। और मेढक के नाम क्या है इसमें? आप इसको सिर्फ ये याद रखेंगे कि मेढक कितने होते हैं? टाइनी, छोटे होते हैं ना, तो इसको टाइनी क्रिया याद करने से अच्छा कि मेढक टाइनी, मेढक टाइनी, बस इतना ही याद रखेंगे कि आंसर तक पहुंच जाओ आप। मेढक टाइनी। ये इजी क्वेश्चन है कि अधिकतम प्रोटीन पूछा हुआ है सोयाबीन में, ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। इसमें फूल की बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ा पुष्प संसार का, तो फूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, वृक्ष की नहीं। वृक्ष की क्या था? रेडवुड। और वैज्ञानिक नाम क्या था? सिकोवा, सेक के रेड कर लिया। फूल, फूल की बात हो रही तो फूल क्या हो गया? फैल गया। बड़ा हो के फूल क्या है? सबसे बड़ा फैल गया, अपने आप को चौड़ा समझ रहा है। तो सबसे बड़ा फूल कौन सा होगा? फैलेशिया, रेफ्लेशिया नाम है। आप फैल गया कर लेंगे कम से कम, फलेशिया तो तब भी ध्यान आ जाएगा, रेफ्लेशिया। ये क्वेश्चन है ना 69th PPSC में आया हुआ है, मैं दिखा देती हूँ, ये एक पेज में आ नहीं रहा। ये 69th PPSC का क्वेश्चन नंबर 13 है। मैं सीधे याद करवाती हूँ आपको ताकि आपका टाइम बचे। क्वेश्चन में क्या है? एक इन्होंने सही मिलान करने के लिए दे रखा है, ये कपड़ा है और ये कहाँ से मिलता है वो कपड़ा, ये चीज़ है। तो आप इसे याद कैसे करेंगे? मतलब ये जो है कपड़ा का रॉ प्रोडक्ट है, ठीक है, रॉ मटेरियल है। कौन सा कहाँ से मिलता है आप कैसे याद करेंगे? ये क्या है? डॉन, डाउन से क्या निकल के आ रहा है? डॉन। तो डॉन हंसता रहता है, तो डाउन कहाँ से मिलेगा? हंस या बतख से। ठीक है, हंस याद रखो, इनफ है, पहुँच जाओगे बतख तक। हंस या बतख से, इनके पंख से बनाया जाता है, हंस बतख याद रखो। और ये बकरी है, बकरी से मिलता है मुहायर। ठीक है, तो बकरी का साउंड कैसा होता है? अगर आप मियाऊं मियाऊं करके बोलोगे तो ऐसे ही होता ना, मियाऊं मियाऊं। तो इसका साउंड ध्यान रखना कि बकरी से मियाऊं। और नारियल देखते हो ना, जटा जैसा होता है उसका, वो ऊपर का जो पार्ट होता है उसका, जो रस्सी जैसा जो होता है। तो ये तीन अपने आप याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, और ये 69th PPSC, 69th, यस ये रहा 69th PPSC में आया हुआ है। तो PYQ आते हैं इसलिए आपको याद रखेंगे। दोबारा क्या है? डाउन, डॉन हंसता है, हंस। और मुहायर, म्याऊं म्याऊं करके बकरी का साउंड। जटा, जटा जो नारियल का ऊपर होता है वो रस्सी जैसा, वो जटा ही है। तो बस इनफ है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा विषाणु जनित रोग है। तो विषाणु जनित रोग में ये पहला क्वेश्चन क्या है? एड्स। एड्स हमें पता है, ये सबको पता है कि वायरस से होता है, तो यही पूछ रहा है कि एड्स वायरस है, और इसका फुल फॉर्म तो सबको याद ही होगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। सेम क्वेश्चन है, HIV किस वायरस, इस वायरस जो होता है HIV वायरस, इसके कारण कौन सा रोग होता है? एड्स। इसमें लिखा हुआ है कि इशारा टेस्ट किससे संबंधित है? आप इशिहारा, इशिहारा को इशारा पढ़ना। और इशारा क्यों? क्योंकि वो कलर है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर पहचान ही नहीं पा रहा, वो इशारा कर रहा है कि उसको रेड भी वही दिख रहा है, ब्लू भी वही दिख रहा है, कोई भी कलर है ना उसको एक ही जैसा लग रहा है, तो वो सबको ऐसे इशारा इशारा कर रहा है। तो इशारा टेस्ट किससे है? रंग अंधता से। और इनका वैज्ञानिक नाम ही इशारा था, जो जापान के थे, तो उन्हीं के नाम से ये टेस्ट रखा गया है, इशारा टेस्ट। उनका वैज्ञानिक नाम दिखाते हैं आपको, ये वैज्ञानिक का नाम क्या था? शिनोबु इशिहारा। आप इशिहारा इनफ है इनका वैज्ञानिक नाम, और इसीलिए इनका जो इनके नाम पे ये रखा गया है। और आपको एक ये याद रखना है कि इसमें किसका टेस्ट कराया जाता है, किसकी कमी होती है इसमें। तो कलर दिखाया तुमने, कलर वो गर्ल्स दिखाती है ना कि मेरे पर ये कलर सूट करेगा, तुमने कहा नो पिया, ये कलर सूट करेगा, नो पिया। तो गर्ल्स ज़्यादा दिखाती ना, बताओ ये कलर सूट करेगा, नो पिया, नो पिया।
संक्रामक रोगों का सबसे ज़्यादा वाहक, तो ये मच्छी की जगह मक्खी लिखना चाहिए था, इन्होंने गलती से मच्छी लिखा हुआ है, मक्खी, तो मक्खी ही है, यही ज़्यादा फैलाते हैं। कोविड-19 की प्रतिरक्षा प्रणाली, इसमें क्या यूज़ किया था, इसे कैसे उत्तेजित करते हैं, तो इसमें क्या यूज़ किया था, जो जीवित वायरस है उसको कमज़ोर करके सीण करके वायरस प्रवेश कराया था। ठीक है, एंटीबॉडी प्रवेश नहीं करवाया था, एंटीबॉडी तो जाके बनाता है बॉडी में, और असली वायरस प्रवेश कराएंगे तो मर ही जाएंगे। तो ये क्या है, ये चीज़ कराया था बी। ये जीवाणु जनित रोग आ गए, बैक्टीरिया, और इसमें से एंटीबायोटिक पूछ रहे हैं, तो हमने अभी ऊपर पढ़ा ना एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या है, पायरेटिक है, हटा दो। और क्या पढ़ा हमने, पैरासीटामोल, पैरासीटामोल बताया था कि दोनों क्या है, बुखार की मेडिसिन है। तो ये क्या है, एंटीबायोटिक है, सॉरी एंटीपायरेटिक है, ये एंटीबायोटिक पूछा हुआ है। तो एंटीबायोटिक क्या है, पेनिसिलिन भी एंटीबायोटिक है और ये भी एंटीबायोटिक है। आप ये एस्पिरिन और पैरासीटामोल याद रखेंगे कि एंटीपायरेटिक है, ताकि आप एलिमिनेट कर पाए। ये हेपेटाइटिस बी जो होता है वो किसके वजह से होता है, विषाणु की वजह से, ये याद रखना है। और ये होता है ना तो तुरंत नहीं होता, कुछ टाइम लेता है ये उद्भव जनरेट होने में, इसका जो वायरस है। तो लगभग कितने दिनों का, मिनिमम 30 से 180 दिन, मिनिमम मैक्सिमम डे रखा हुआ है, तो बॉडी के हिसाब से डिपेंड करता है। तो ये याद रखना कि तुरंत नहीं होता, वो 30 से 180 दिन लग जाते हैं उसको। और हेपेटाइटिस बी है ना, हेपेटाइटिस, वायरस बोलते रहते हैं ना, वायरस कई लोग नहीं बोलते, वायरस करते रहते हैं, तो बी वायरस बस। और ये याद रखना है आपको, इसमें ये याद रखना चाहिए कि हेपेटाइटिस बी जो है वो लीवर को संक्रमण करता है। ठीक है, टाइफाइड या कालरा क्या है, किस वजह से होता है, ये जल की वजह से, टाइफाइड या कालरा जल की वजह से होता है। बीसीजी का टीका, इसकी जो वैक्सीन लगाई जाती है किस लिए लगाई जाती है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, टीबी के लिए लगाई जाती है, और बच्चे के जन्म होते ही लगा दिया जाता है। और जन्म से लेकर कब तक लगाया जाता है, जब तक कि वो 1 साल तक 12 महीने का नहीं हो जाता, और इसके बाद कोई फ़ायदा नहीं होता लगाने का। तो ये इसका टाइम पीरियड होता है कि तब तक ही लगाया जाता है बीसीजी। बायोडिग्रेडेबल में जो अपशिष्ट को ख़त्म करते हैं या अपशिष्ट को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं, तो ये बायोडिग्रेडेबल में ज़्यादातर सामान्य तौर पर किसका यूज़ किया जाता है, बैक्टीरिया का यूज़ करता है, जिसकी हेल्प से अपशिष्ट को डिकम्पोज किया जाता है। प्लीहा ज्वर कहा जाता है, इसमें से प्लीहा ज्वर क्या कहा जाता है, एंथ्रेनिक्स जो होता है वो स्प्लिन, मतलब प्लीहा को ये बीमारी इफेक्ट करता है, इसलिए प्लीहा ज्वर एंथ्रेनिक्स है। प्रतिवर्ष 5 लोग मर जाते हैं, किससे, टीबी से। ये कवक जनित रोग है। मृत जीव अपघटक है, मतलब जो डिकम्पोजर है, कौन से होते हैं, विषाणु डिकम्पोजर नहीं होते, बाकी ये दोनों होते। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। अन्य परजीवी रोग, पर क्यूलिक्स मच्छर और एनाफ्लिस मच्छर में डिफरेंस देखते हैं, दोनों मादा मच्छर है। एनाफ्लिस मच्छर क्या है, अपना अंडा गुच्छों के रूप में देता है, ये भी अपना अंडा गुच्छों के रूप में देता है, लेकिन इनका सिंगल गुच्छा रहता है, और जबकि इनका जो गुच्छा है, एक गुच्छा बन गया तो अलग अलग गुच्छा होता है। तो ये भी गुच्छों के रूप में देखते हैं, लेकिन इनके जो एक गुच्छा बन गया तो फिर वो दूसरी जगह शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये इनका सिंगल गुच्छा होता है। और क्या है, क्यूलेक्स में लार्वा जो होता है, इनका नीचे से लार्वा पोषक होता है, और इनका जो लार्वा होता है वो ऊपर से पोषक होता है। ये पारदर्शी इनके पंख होते हैं और इनके पंख धब्बादार होते हैं। ये आप पहला डिफरेंस तो याद ही रखना, और आगे बताती हूँ और कौन सा डिफरेंस आपको याद रखना है। और क्यूलेक्स में क्या होता है, ये दूर तक उड़ने में सक्षम होते हैं, और एना जो है ये लंबी दूरी तक नहीं उड़ सकती, एनाफ्लिस लंबी दूरी तक नहीं उड़ सकती, और क्यूलेक्स दूर तक उड़ जाते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्यूलेक्स जो है वो जो भी स्तर है जहाँ बैठते हैं वो समांतर, उसके साथ जो भी स्तर जहाँ पे बैठते हैं उसके समांतर बैठते हैं, और ये क्या है, ये स्तर के साथ एक कोण पर टिके रहते हैं, ऐसे बैठते हैं ये। तो बैठने के तरीके से क्यूलेक्स मादा मच्छर या एनाफ्लिस मादा मच्छर को पहचाना जाता है।
तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 68 बीपीएससी में, क्यों इन मच्छरों को एनाफ्लेज और क्यूलेक्स को अलग अलग कैसे पहचाना जाता है। तो मादा मच्छर को अलग कैसे करता है, तो मादा मच्छर का क्या पढ़ा था हमने, एनाफ्लीज का। एनाफ्लीज का पढ़ा था कि वो समांतर नहीं, वो एक कोण के साथ बैठती है, और समांतर कौन बैठता है, क्यूलेक्स। मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अवक्षय के क्या प्रभाव है, ओजोन के क्या, इस तरह के आंसर लगभग सारे होते हैं, सारे आंसर ही ऐसे दे रखे हैं। धूप से जलना, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर, ऑल ऑफ द डी। अन्य रोग, शरीर में लौह की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया, जिसे रक्ताल्पता बोलते हैं हिंदी में। ओकोनजिक क्या है, ये ओकोनजिन में जिन वर्ड आ रहा है, जिन, तो ये एक जिन है। किस चीज़ का जिन है ये कर्क रोग, कैंसर का जिन है, और सबसे पहले मुर्गियों में खोजा गया था। मलेरिया परजीवी का भंडारण पूछ रहा है, तो मतलब मलेरिया परजीवी कहाँ पे भंडारित, किस किस को ये नुकसान पहुंचाता है, तो लीवर और स्प्लीन दोनों को नुकसान पहुंचाता है। आंसर हो जाएगा इसका डी। ल्यूकेमिया है जो है वो किस तरह की रोग है, ये पढ़ चुके हैं हम कि रक्त का कैंसर है ये, और इसमें जो WBC है वो असामान्य रूप से बढ़ जाती है, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो इसमें रोकथाम के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, तो फॉस्फोरस 32 और कोबाल्ट 16 दोनों का यूज़ किया जाता है इसमें, ऑप्शन ए। स्त्रियों की तुलना में पुरुष जो है अधिक वर्ण अंधता से पीड़ित हो सकते हैं, ऐसा क्यों है। वर्ण अंधता रोग जो है एक्स क्रोमोसोम से डिपेंड करता है, एक्स क्रोमोसोम पर, इसलिए ऐसा है। तो पुरुष, महिलाओं में क्या है, 2 एक्स होते हैं, पुरुषों में 1 एक्स होते हैं, इसलिए महिलाओं को कम फर्क पड़ता है। अगर 1 एक्स खराब हो गया तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम ठीक रहेगा, तो महिला वाहक बनती है लेकिन पीड़ित कम होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर उस साइड होगा, आंसर सी, कि एक्स क्रोमोसोम की वजह से। ये उसमें केवल 1 एक्स क्रोमोसोम होता है पुरुष में, इसलिए अधिक वर्ण अंधता से पीड़ित हो सकते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है, पैरासाइट वाले मच्छर। मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनाफ्लीज मच्छर और क्या बीमारी फैला सकती है। एनाफ्लीज मच्छर जो है वो मलेरिया के साथ एन्सेफलाइटिस और फाइलेरिया बीमारी भी फैला सकती है। ट्रैकोमा एक आँख की बीमारी है, और भारत में ट्रैकोमा फ्री हो चुका है, तो ये किसकी बीमारी है, आँख की। सही मिलान कीजिए, ये क्या है, इंसोमीनिया। ये हमें इसके बारे में तो पता है ना, सुनते हैं बहुत। इंसोमीनिया किसकी बीमारी है, कि नींद की बीमारी है। तो जब 2 ही गलत है तो 2 के आगे जो होगा वो भी गलत होगा, तो मतलब 2 तो गलत है, ये हमें पता है। तो ऑप्शन 2 चला गया, आंसर आ गया ए। लेकिन अब इनके बारे में याद कर लेते कि 3 और 4 है क्या। डिस्पानिया सांस की बीमारी है, एनोस्मिया गंध की बीमारी है, और ये कोविड-19 में हुआ था। तो ये 3-4 आप ध्यान रखेंगे। 69 बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। टेनियासिस एक आंतों का रोग होता है, और जो टेप वर्म की 3 प्रजाति है, टेनिया सोलियम, टेनिया सगिडिनाटा और टेनिया एशियाटिक के कारण होता है। तो ये कथन सत्य है। और जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति में NCG कहा जाता है, इसको न्यूरोसिस्टकोसिस कहा जाता है। ठीक है, दोनों सही है ये कथन, आप इसे पढ़ लेंगे, 69 बीपीएससी में आया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है, एस्प्रिन पढ़ा हमने, एंटीबायोटिक है। पैरासीटामोल एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक पढ़ चुके हैं, आंसर डी। चिकित्सा स्थिति निदान करने के लिए MRI तकनीक का प्रयोग किया जाता है, इसमें किसका उपयोग नहीं होता है, तो इसमें किसका उपयोग होता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का उपयोग होता है, और इन दोनों का उपयोग नहीं होता। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। कब आया हुआ है ये, 66 बीपीएससी में। एंटीबायोटिक औषधि पूछ रहा है इसमें, प्रतिजैविक। तो एंटीबायोटिक है क्लोरामेफिकोल और सल्फागुआडिन, क्योंकि एस्प्रिन वगैरह ये सब बार बार पढ़ रहे हैं इसलिए ये आंसर एलिमिनेट कर पाते हैं। आंसर होगा इसका ई।
किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का यूज़ करते हैं और एसिटिलीन का भी यूज़ करते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो एथिलीन का यूज़ तो हो रहा है अभी। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो उनको जिन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया है नोबेल पुरस्कार से। जिन संश्लेषण के लिए 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उन्होंने आनुवंशिक कोड, जिन कोड की व्याख्या की और प्रोटीन्स के बनने में इसकी भूमिका का पता लगाया। डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं? किसके? जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं आजकल और किसी का भी क्लोन तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट है, किस गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? जीनों की स्थिति कैसे पता लगाते हैं कि जीनों की स्थिति क्या है? तो जिनकी मानचित्रण करते हैं उनका अलग अलग। और जिन मानचित्रण का उपयोग क्यों करते हैं? ताकि जिन क्रम निर्धारित करें जिनके बीच की दूरी की गणना करने के लिए, इसलिए किया जाता है। mRNA का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। mRNA का फुल फॉर्म क्या है? मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। मानव शरीर का सामान्य तापमान पूछा हुआ है, किसमें है ये? फ़ारेनहाइट में है। तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू 9/5C + 32। अगर हमें सेल्सियस पता है तो 9/5 और सेल्सियस कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है + 32। इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 98.6। और वैसे याद रखना है फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6। बाई चांस भूल जाओ तो फिजिक्स में भी ये आता रहता है ये क्वेश्चन कि फ़ारेनहाइट में उसकी वैल्यू बताओ। तो F इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस + 32। इक्वेशन याद रखेंगे। किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण में किया जाता है? एक छोटी मछली होती है जिसका नाम होता है गैम्बोसिया। ये मछली क्या करती है कि मच्छर ने जो भी लार्वा पैदा किया हुआ होता है तो उस लार्वा को खा जाती है, तो आगे मच्छर पनपता ही नहीं, तो इसलिए इसको मच्छर मारने वाली मछली भी बोलते हैं। मच्छर को खाने वाली मछली। ठीक है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? ये खरगोश से प्राप्त होता है। और गोरा आ रहा है ना खरगोश में, अंगोरा में, और यहाँ पे भी गोर आ रहा है। अगर आप उल्टा पढ़ोगे ना, उल्टा पढ़ो गोर, और इसमें भी गोर आ रहा है, तो अंगोरा खरगोश। कभी एग्जाम में भूल जाओ कि बकरी है या खरगोश है, तो दोनों में वर्ड आ रहा है गोर गोर। ठीक है। एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर की दूरी पर एक कांटी ठोकी जाती है, तो 2 वर्ष बाद वो कहाँ होगी? तो पेड़ का स्टेम है, और अगर मिट्टी है तो उसे मेजर कर लेते हैं कि 1 मीटर की दूरी पर एक कील ठोकी जा रही है। तो पूछ रहा है कि कुछ सालों बाद वो कहाँ होगी? तो उसी जगह पे होगी। और कहाँ होगी? क्योंकि जो पेड़ बढ़ता है तो उसका तो शीर्ष भाग, यहाँ का भाग अपने आप बढ़ता रहता है ना। ये थोड़ी है कि नीचे वाला भाग बढ़ता रहता है, उसका तो अपना नया वो बनता जाता है, दूसरा नया बनता है, फिर नया नया, ऐसे करके वो बड़ा होता है। तो उसी जगह पर रहेगी। एक्सप्लेनेशन दिखा देती हूँ मैं आपका कि उसका ग्रोथ तो शीर्षतः होगा ना, कि पौधे की लंबाई तो है शीर्षतः द्वारा बढ़ती है, क्योंकि तने में कील ठोकी गई है तो स्थायी ऊतक थोड़ी विभाजित होते हैं, वहीं पे रहेगी। नेक्स्ट, पार्किंसंस बीमारी के उपचार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो पार्किंसंस बीमारी वो बोलते हैं ना कॉमन भाषा में मिर्गी। इसमें होता क्या है? ये मस्तिष्क की बीमारी है, पहली बात तो ये याद रखेंगे आपकी। किसकी बीमारी है? ये मस्तिष्क की बीमारी है। और होता क्या है इसमें? जो मस्तिष्क में डोपामाइन होता है, डोपामाइन, इसे वर्ड को थोड़ा सुन लीजिए बस। मस्तिष्क में डोपामाइन होता है, इसकी कमी हो जाती है, इसकी वजह से ये मिर्गी की बीमारी आती है। तो ये डॉक्टर कौन थे? ये कार्लसन थे, जिन्होंने ये चीज़ बताया था। और डोपामाइन क्योंकि इसकी कमी हो रही है, तो इसी के लिए टीकाकरण का विकसित किया गया है, जिसका नाम है एल डोपा। एल डोपा, तो ये पहचान जाएंगे कि एल डोपा किसकी दवाई है, टीका है, तो ये पार्किंसंस के लिए। डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के कार्यक्रम है आह्वान। 2011 का ये क्वेश्चन है, लेकिन देख लेते हैं क्योंकि अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ है ये। तो ये किस बीमारी के लिए था? ये एड्स के लिए था। ठीक है, आह्वान एड्स के लिए था। सेल्सियस स्केल पर तापमान जो है हमारा मानव का कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। एग्जैक्ट है 36.9। डॉक्टरों द्वारा
डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस है। एनेस्थीसिया में क्या यूज़ करते हैं, या हास्य गैस भी कहते हैं इसको, तो N2O। एग्जाम में NO2 भी ऑप्शन रहता है, ठीक है, तो पहले ही 2 आ जाएगा, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनती है। क्या होता है, एक होता है टी लिम्फोसाइट और एक होता है बी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो एंटीबॉडी बनाने के लिए बी लिम्फोसाइट, उत्पत्ति कौन करता है एंटीबॉडी की, बी लिम्फोसाइट, जबकि टी लिम्फोसाइट केवल मदद करता है। तो ये उत्पत्ति पूछ रहा है कि एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है, तो एंटीबॉडी की उत्पत्ति कहाँ पे होती है, केवल बी लिम्फोसाइट द्वारा। ये बीच में हेल्प कर देता है, लेकिन उत्पत्ति ये करता है, एंटीबॉडी से ये लड़ता है, बी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या बन जाते हैं। हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम द्वितीयक उपभोक्ता बन जाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। शाकाहारी क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। और ये क्या है, उत्पाद है, पौधे क्या है, प्राथमिक उत्पादक है, ठीक है, प्रोड्यूसर है ये। और मांसाहारी जो है द्वितीयक या गौण कंज्यूमर के रूप में भी आता है। और जब हम मांस खाते हैं, ऊपर यही है, जब हम बकरी खाते कुछ खाते हैं तो क्या बन जाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। पोलियो की बूंद किस उम्र में दी जा सकती है, पोलियो की उम्र किस पोलियो की बूंद किस उम्र में दी जा सकती है। तो ऑप्शन भी देखो क्या है, 50 साल, 70 साल, मतलब क्या कुछ भी दे देते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन 1 लगाएंगे और पैदा होते ही पोलियो की ड्रॉप मुंह में डाल दी जाती है। नेक्स्ट, चेचक के टीका कहाँ से बनता है। सबसे पहले चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था, एडविन जेनर ने। तो जेनर ने क्या किया था, कहाँ से आविष्कार किया था, गाय से और भेड़ से। तो गाय में पाए जाने वाले काउपॉक्स और भेड़ में पाए जाने वाले वैक्सीनिया, भेड़ में पाया जाता है वैक्सीनिया वायरस। तो इनकी हेल्प से इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। तो इसमें क्या है कि कहाँ से बनता है, इसलिए दिया हुआ है ये भेड़ों से, ठीक है, ये भेड़ों से। क्वेश्चन नंबर 16, वसा और तेल युक्त भोजन में मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। वसा और तेल को ना क्या है, ये जल्दी सड़ जाते हैं। अगर इसमें वसा और तेल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीकृत बोलते हैं ना हिंदी में, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब वो सड़ जाते हैं, जल्दी से स्मेल करने लगते हैं। ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सड़ से जाते हैं, इसलिए इसमें ऑक्सीडाइज है। तो हम क्या मिलाएंगे इसमें, एंटी ऑक्सीडेंट, कि ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो, जल्दी से वो सड़े नहीं, खराब ना हो। तो यही पूछ रहा है कि क्या मिलाया जाता है उनको खराब ना होने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी ऑक्सीडाइड मिलाते हैं। टमाटर में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल, ये भी याद रखेंगे आप। सिट्रिक अम्ल एसिडिक एसिड में, जो साइट्रिक अम्ल है वो एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है। और सिरके में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरके में, ठीक है। प्रोटिस्टा समूह में कौन से शामिल है, तो सभी यूकैरियोटिक जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो प्रोटिस्टा में शामिल है। ये भी पूरा एक टॉपिक ही बन जाता है, यूकैरियोटिक प्रोयोटिक। तो प्रोटिस्टा समूह में कौन सा शामिल है, जो भी यूकैरियोटिक जीव में एक कोशिकीय जीव जितने भी शामिल है वो प्रोटिस्टा समूह में होते हैं। अभी आपके पास कितना फैक्ट रखेंगे, इसलिए ज़्यादा नहीं समझाया, और बच्चे बोर भी हो जा रहे हैं, उनको फटाफट रिवीजन चाहिए। क्वेश्चन है, लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो लाइकेन तो वैसे किसी भी प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं वो, ठीक है, वो नष्ट होने लगते हैं वहाँ से। तो लेकिन इन्होंने आंसर दे रखा है कि वो सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड से ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। तो इसमें ये तो नहीं पूछा कि अधिक संवेदनशील क्यों होते हैं, लेकिन आयोग ने इनका आंसर ये दे रखा है, सल्फर डाइऑक्साइड। एक्सप्लेनेशन दिखाती हूँ आपको। इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है कि लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण के प्रति ही संवेदनशील होते हैं, तो इसके हिसाब से तो आंसर डी होना चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, ठीक है। तो और लाइकेन वायुमंडल के संकेतक के रूप में काम करता है, कि वायुमंडल
स्वच्छ है या नहीं है, अगर स्वच्छ होते तो लाइकेन मौजूद होते, वरना वो बनने लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण सिर के दर्द के राहत में प्रयोग होती है? तो इंफ्रारेड पहले भी कर चुके हैं हम कि मांसपेशियों को आराम पहुंचाने के लिए कौन सी रेडिएशन का यूज़ किया जाता है, तो वही क्वेश्चन आया इंफ्रारेड। तो ये कंप्लीट होता है हमारा। क्वेश्चन 9 छोड़ दिया था मैंने, एक बार समझ लेते हैं। और ये 17 बीपीएससी में भी आया हुआ 69 का क्वेश्चन है, 69 बीपीएससी का। ये क्या है? टीकाकरण की बात चल रही है। एक वेक्टर है कि वेक्टर टीका के माध्यम से क्या होता है, और एक होता है मैसेंजर आरएनए, जो ऊपर हमने पढ़ा था। तो इसके माध्यम से होता क्या है, ध्यान रखना। जिसे यहाँ पे मैसेंजर आरएनए, ये सीधे मैसेज करता है कि भाई शुरू हो जा, प्रोटीन बनाना शुरू हो जा, वायरस खतरनाक आ रहा है। तो ये सीधे मैसेज मतलब ऑर्डर देता है, सीधे ऑर्डर देता है ये, ठीक है। और ये क्या, ये पोस्टमैन है। वेक्टर, वेक्टर समझ में आ रहा है ना कि वेक्टर लेकर जा रहा है उसको, तो ये पोस्टमैन है। और ये पोस्टमैन करता क्या है, ये पोस्टमैन डीएनए को बोलता है कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। अब डीएनए क्या है, डीएनए आरएनए को मैसेज करता है कि प्रोटीन बनाना शुरू करो, ठीक है। तो यही इसमें टीकाकरण का पूछ रखा है कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर पोस्टमैन है, वो बस पोस्ट लेकर जाता है डीएनए के पास, फिर डीएनए बोलता है एमआरएनए को, मैसेंजर आरएनए को बोलता है। इसमें आरएनए में क्या होता है, आरएनए डायरेक्ट बोलता है कि भैया शुरू हो जा, प्रोटीन बनाना शुरू कर। अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो क्वेश्चन है वेक्टर, वेक्टर क्या पोस्टमैन है, सीधे तो बनाना प्रोटीन शुरू करता नहीं। तो पहला ऑप्शन है कि वेक्टर जो होता है वो सीधे कोशिका में प्रवेश कराकर प्रोटीन बनाने में सक्षम हो जाता है, तो ये तो ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है किसी कमजोर शरीर में प्रवेश कराकर वायरस को निष्क्रिय करता है, ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है शरीर में रोगजनकों पर सीधे हमला कर, ये हमला रखा हुआ है, सीधे ऑर्डर नहीं करा, सीधे हमला कर उन्हें नष्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये सही है। और ये एलिमिनेशन के थ्रू हम पहुँचे हैं आंसर पे, और इन्होंने थोड़ा सा ठीक से ऑप्शन भी फ्रेम नहीं किया है, ठीक है, लेकिन एलिमिनेशन के थ्रू पहुँचे हैं। तो आंसर ये होगा कि शरीर में रोगजनकों पर सीधे हमला करता है और उन्हें नष्ट करना शुरू कर देता है। और जबकि जो पहला था कि सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर उन्हें प्रोटीन बनाने के लिए बोलता है, ठीक है। तो सीधे प्रोटीन बनाने के लिए कौन बोलता है, मैसेंजर आरएनए। लास्ट ये क्वेश्चन है, क्या है कि कोविड-19 रोगी से गंभीर स्थिति में कोरोना वायरस को जो रक्त चढ़ाया जाता था, क्या यूज़ किया था उस टाइम, प्लाज्मा थेरेपी, बहुत न्यूज़ में था।